अहम पॉइंट है। अच्छा उरी साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आज के हुक्मरान कल निशाना बने थे, कल के हुक्मरान आज निशाना बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, अगर हम टेलीविजन देखते हैं, न्यूज लगाते हैं, तो कोई एंड नजर आता है आपको इस सियासी इंतजाम का? बिल्कुल गलत, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अच्छा, पनामा केस किसके जमाने में आया था? पीटीआई के जमाने में। नून लीग, नवाज शरीफ खुद हुक्मरान था। करप्शन केसेस कब चले थे? नवाज शरीफ खुद हुक्मरान था। पीटीआई तो अभी हुकूमत में नहीं आई थी। नवाज शरीफ कब नायल हुआ था? वो खुद वजीर आजम था। उसके बाद उसके खिलाफ जब जुलूस निकले थे, कौन था वजीर आजम? शायद खाकान अब्बासी था। मरियम कब नायल हुई थी? शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम था। पीटीआई ने तो उनके खिलाफ केस ही को नहीं बनाया भाई। सहाफियों पे भी तो बन रहे थे ना केस। हाँ जी, सहाफियों पे भी तो तब केसेस बन रहे थे पीटीआई के दौर। पीटीआई के दौर में सहाफियों, आप मुझे बताएं ना, आप बताएं कौन से केस बने? एक सेकंड, अब आ जाए। हाँ, क्या कोई सहाफी इमरान रियाज की तरह ऐसे हुआ था? क्या किसी सहाफी का इस हद तक जालिमाना कत्ल हुआ था अरशद शरीफ जितना? क्या कभी किसी को ट्वीट देने की कहने की बुनियाद के ऊपर अंदर डाला गया था किसी सियासी ओपोनेंट को? क्या किसी महंगाई मार्च के ऊपर 25 मई की तरह सूरत हुई थी? किस किस का मार्च गुजरा वहां? मौलाना फजल रहमान का मार्च आया है, बिलावल भुट्टो का मार्च आया है, किस किस का नहीं आया? मैं एक बात बताऊं आपको, ये ऐसी तारीख लिख रहे हैं जो तारीख हम भूल चुके हुए थे सर। लेकिन ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर की तारीख थी। सर पीका ऑर्डिनेंस भी तो आया था ना? कौन सा पीका ऑर्डिनेंस? भी इमरान खान के दौर में आया। ऑर्डिनेंस तो सारे मौजूद हैं। ये 124 तो अंग्रेज ने लेके आया था जिसके तहत गिरफ्तार हो रहे हैं। मतलब ये तो पुराने मौजूद हैं, ये तो मौजूद है, ये तो उस वक्त से मौजूद चले आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो केसेस थे हम जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में देखा करते थे। एक बात तय है कि वो करप्शन केसेस के अंदर गए थे। अब देखें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है शहबाज शरीफ का, इससे ज्यादा जो है खौफनाक केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी आप सोच सकते हैं कि एक के टोटल ट्रांजैक्शन, जिस बंदे ने मेहनत की, मेरा दोस्त था वो बेचारा, इन लोगों के थ्रेट्स की वजह से मारा गया। जो लोग थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे वो बेचारे, अब मुझे समझ नहीं आती कि उन्हीं का घर देखना था, मसूद चपरासी का घर देखना था, वो बेचारे उसका रिजवान का घर देखना था। एक तरफ करप्शन के केसेस हैं, आसद जरदारी के ऊपर कौन सा इंसानी हकूक के और आजादी इजहार के अलमबरदारी का केस बना था, और आसद जरदारी के ऊपर कौन सा पीटीआई ने केस बनाया था? आप मुझे ये बताइए। कौन सा इमरान खान ने केस बनाया था? सैफुर रहमान केस बनाता चला आ रहा था। सारे केसेस पीटीआई से पहले। अब आते हैं राना सनाउल्लाह का अकेला केस। राना सनाउल्लाह का से ज्यादा जो वो किया था, हाँ, राना सनाउल्लाह का केस खुद उसके साथ जो शहरयार अफरीदी तो खेल साथ बैठा हुआ था, एएनएफ का चीफ, और एएनएफ के चीफ ने वहां कहा था हमारे पास वीडियो है, एएनएफ के चीफ ने, और ही इज अ मेजर जनरल, कोई छोटा आदमी आई नहीं आज तक बाहर आए ना। हाँ। राना सनाउल्लाह, मैं आज से कहता हूं, राना सनाउल्लाह से कहें उस मेजर जनरल के खिलाफ केस करें, अदालत में जाए। मैं देखूं कितनी जुर्रत है इन लोगों के अंदर। और उसके बाद अगली बात आप सुने। देखिए रामीन, इरफान सिद्दीकी से ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था, इरफान सिद्दीकी साहब का हमने प्रोग्राम भी किया था। इरफान सिद्दीकी साहब 1 घंटे के लिए गए थे, सीडीए के मामले के अंदर एक डूबियस सा केस बनाया गया था और गलत था। शाहिद मसूद साहब भी थे। जी, शाहिद मसूद साहब को कितने दिन के लिए गिरफ्तार किया? शाहिद मसूद को किसने गिरफ्तार करवाया? पीटीआई ने। शाहिद मसूद जो थे करप्शन केस में गए थे। अब मेरा दोस्त है जो कुछ भी है, क्या हुआ था केस? ऑडिट रिपोर्ट आई थी। किसकी ऑडिट रिपोर्ट आई थी? पीटीवी की। शाहिद मसूद ट्वीट लिखने पे नहीं गया था, शायद मसूद ये कहने पे नहीं गया था कि इस मुल्क के अंदर आजादी नहीं है। शायद मसूद की आप निकाल ले, जो भी केस बना। मसला पता है क्या है? ये कोशिश करने के बावजूद करप्शन केस नहीं निकाल सके। अच्छा, असल मसला ये। अब आते हैं इस सारी सूरत मैं आपको बताऊं, नौयत बताता हूं। वो केस चल रहा, मसला यह है कि उसको टाइम लिमिटेशन में केस ये था कि एक शख्स ने कुछ कर्जा लेना था, मैं नाम लेता हूं उनका। अच्छा, उसने अदालत में रिट दायर की कि मुझे इतने $1 मिलियन जो है ये कर्जा दे दें वापस। अब आते हैं असल जो बात, जिस बात में आना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान में रोज हजारों नहीं तो 100 के करीब दरखास्तें ऐसी आती हैं कि जो लोगों के नाम पे आप कहते हैं कि इस शख्स ने कत्ल करवाया, और गलत होती हैं, या इसने कत्ल करवाने की कोशिश की।
कभी किसी शख्स को उस पर गिरफ्तार किया गया? लेकिन नहीं, इस मुल्क का कानून ही ऐसा है, जो मर्जी है करते चले जाओ। आप मुझे ये बताइए, एक शख्स कहता है कि मैं इल्जाम लगाता हूं फलां आदमी के ऊपर, उसने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की, वो उसका नाम इमरान खान है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, ठीक है? इसके बारे में कहा जाता है ये कत्ल करवाने जाने होता है तो इसके ऊपर इल्जाम में गिरफ्तार किया कर दिया जाता है कि सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप मुझे बताइए, ये सबूत अदालत में दिए जाते हैं या FIA में दिए जाते हैं? सारे के सारी FIR जिसके अंदर फिक्टिशियस नाम दिए जाते हैं, मैं 10,000 FIR निकाल देता हूं कि इस मेरा चाचे ने कत्ल करवाया, उसके साथ उसका बेटा भी था, उसका दूसरा बेटा भी था, उसका मामा भी था, इन्होंने कत्ल का हमला किया, उसने ये किया, उसके ऊपर चलता है, वीड आउट होते हैं, अदालत में जाके होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि FIA पकड़ के आके इल्जाम लगाने वाले को पकड़ ले? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। और ये सब आपको क्या लगता है, इन गिरफ्तारियों से हुकूमत हासिल क्या करना चाह रही है? कुछ नहीं, इंतकाम की सूरत हाल है और कुछ नहीं, खुश हो रहे हैं हमने उसका। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करते हैं इस तरह, अपनी हुकूमती मौत के। हुआ क्या, पाइलअप हुआ गुस्सा और उस शख्स को जगह ना मिली। हालत यह थी कि एक शख्स उसके हक में बोलने को तैयार नहीं था। एग्जैक्टली वो कैफियत थी उसकी इस मुल्क के अंदर। उसके जो अपने लोग थे, हमने खुद देखा है 77 के इलेक्शन के अंदर इत्तेजाद हसन उसको छोड़ के चला गया, हनीफ रामे उसको छोड़ के चला गया, उसके अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हमारे जुलूसों में आके उसके खिलाफ नारे लगाया करते थे। कोई बाहर पीपल्स पार्टी के नाम का बिल्ला नहीं लगाता था। ये इस तरफ लेके जा रहे हैं अपने आप को और ये समझते हैं कि ये सारा वक्त ऐसे कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर रह लेगा? और ये इतनी बुरी सोच है सरकार, इतनी बुरी सोच है कि हम इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने डिले कर लेंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। हालत ये है, हफीज पाशा ने उससे 2 दिन पहले कहा है कि IMF ने एक कंडीशन रखी है, ये बहुत अहम बात है। और हफीज पाशा कौन है? उसकी बीवी इस वक्त IMF के अंदर नेगोशिएशन कर रही है। अच्छा। वो हफीज पाशा, उसने कहा इमरान खान से भी दस्तखत करवाओ। जब तक PTI दस्तखत नहीं करेगी हम IMF का अकॉर्ड साइन नहीं करते। हमें कोई यकीन नहीं है कि 5 जून का बजट तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे। ये IMF कह रहा है आपसे, आपको होश नहीं आ रही? अच्छा। IMF ने कंडीशनैलिटी इसमें दी है कि वो चाहते हैं कि PTI को भी साइन करवाया जाए। जाहिर बात है कि जून में बजट आ रहा है तो IMF का प्रोग्राम तो आगे कंटिन्यू करना है, तो इसकी क्या रीजन है इसकी? दरअसल मैंने ये बात नहीं की थी। पहली तारीख के अखबार जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाहबाज राना ने ये मेंशन किया था कि IMF has asked for political consensus। ठीक। हाँ, तो ये इसकी माने ये शायद ये है कि चूंकि देयर इज सम अनसर्टेनिटी के इलेक्शन कब होंगे, तो इसलिए शायद वो चाह रहे हैं कि और सख्त इक़दाम लेने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस की तो जरूरत जरूर होगी, इसलिए शायद IMF ने ये कहा है। भाई साहब, कंसेंसस तो जाहिर बात है, आप चूंकि जाहिर बात है इतने बड़े उसमें रहे हैं, फिर आपको यू आर वेरी क्लोज टू द क्वार्टर्स। एक बात ये भी है, ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो है क्या जरूरी है इस वक्त जो IMF नेगोशिएशंस हो रही हैं? IMF की डिमांड है में है ये शामिल? मेरे ख्याल से देखिए बात यह है कि बड़े सख्त इक़दामात, अफरात-ए-ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है। ठीक। आप देखिए ना, पिछले महीने में तकरीबन 27% से भी ऊपर चली गई है और खाने पीने की अशिया की कीमतें 44% तक पहुंचने का खतरा मौजूद है। ठीक। लिहाजा इस वक्त जो हुकूमत है, जिनको काफी सख्त इक़दाम लेने हैं, गैस की निर्ख बढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी की निर्ख बढ़ानी है, पेट्रोलियम लेवी को इजाफा करना है, टैक्सेस लगाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये हुकूमत बड़े मुश्किल से ये कर पाएगी, इसलिए कि ये इलेक्शंस तो आएंगे कभी ना तो कभी, और इससे उनको सियासी तौर पर बेपनाह नुकसान हो सकता है। इसलिए शायद आप देखें पिछले 4 महीने में रिफॉर्म्स ना होने के बराबर रहे। आखिरी में IMF आने से कुछ दिन पहले उन्होंने ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी तब्दील की है। तो मेरा अपना भी ख्याल ये है कि देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त हमारे सियासतदान से गुजारिश ये है कि सियासत को वक्ती तौर पर छोड़े और पाकिस्तान के जो
मसाइल संगीन हो चुके हैं, उन पर बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करके नेशनल एक्शन प्लान बनाएं और आगे बढ़ें। भाई साहब, जो इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी हुई है और एक तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ से कुछ और सूरत हाल बन, क्या आप समझते हैं ये हम किस तरफ जा रहे हैं? पॉलिटिकल कंसेंसस तो मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जबकि IMF की डिमांड, और हर बात है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसको पता हो कितना बड़ा टर्माइल आ रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक ना हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, खास तौर पे इन्वेस्टर्स जो हैं। अब देखिए, आपका हमारा अपना इन्वेस्टर 40% उसकी इन्वेस्टमेंट इस साल कम हो चुकी है ऑलरेडी, और बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर हो चुका है। तो अब क्या बताएं आपको, हमें समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई मुल्क के मसाइल इतने संगीन हैं कि खुदा के लिए आप लोग साथ मिलके बैठें ताकि किसी एक पार्टी को बदनाम ना हो और मुश्किल इक़दाम ले। खुदा न खास्ता अगर हम दिवाली की तरफ चले गए तो अफरात ज़र की रफ्तार तो 60-70% तक चली जाएगी, रुपए की वैल्यू आधी हो जाएगी।